Hi everyone, so now we'll be starting off with the chapter Nutrition from Community Medicine. So we'll only be doing the important questions which are asked in exam. So I've compiled all the questions, all the probable questions which will be asked in exams. So let's start. First topic is protein, and from protein the question is what is the supplementary action of protein? तो जो मैन है प्रोटीन हमें सिर्फ कोई एक सोर्स से नहीं मिलता, लेकिन वैरायटी ऑफ फूड सोर्स से मिलता है, एनिमल एंड वेजिटेबल बोथ। एंड कई चीज़ें ऐसी होती है जिसमें कुछ अमीनो एसिड्स डिफिशिएंट होते हैं, जैसे कि सीरियल्स में लाइसिन और थ्रियोनिन इज़ डिफिशिएंट, और पल्स में प्रोटीन एंड पल्स में मिथ्योनिन इज़ डिफिशिएंट। इनको हम लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो जब दो या दो से ज़्यादा वेजिटेरियन फूड्स को हम इकट्ठे खाते हैं, जैसे दाल चावल, तो उनके प्रोटीन्स एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं एंड दे प्रोवाइड अ प्रोटीन विच इज़ कंपेरेबल टू एनिमल प्रोटीन इन रिस्पेक्ट ऑफ EAA। तो इसीलिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक वेजिटेरियन हाई ग्रेड प्रोटीन को ऑब्टेन कर सकता है एट लो कॉस्ट फ्रॉम मिक्स डाइट्स ऑफ सीरियल्स, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। इसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एक्शन ऑफ प्रोटीन्स, एंड इट इज़ अ बेसिस ऑफ काउंसलिंग पीपल टू ईट मिक्स डाइट। तो इसमें हमें क्या याद रखना है? सप्लीमेंट्री एक्शन ऑफ प्रोटीन, लिमिटिंग अमाइनो एसिड, सीरियल में लाइसिन एंड थ्रियोनिन, एंड पल्स में मिथ्योनिन। नेक्स्ट टॉपिक इज फैट। तो फैट में से क्वेश्चन आता है विजिबल एंड इनविजिबल फैट। विजिबल फैट होते हैं जो अपने नेचुरल सोर्स से सेपरेटेड होते हैं, जैसे मिल्क से, घी, ऑयल बियरिंग सीड्स और नट से कुकिंग ऑयल्स। तो इनको विजिबल फैट कहते हैं, एंड इनकी जो डेली इनटेक है उसे एस्टिमेट करना इज़ ईजी। इनविजिबल फैट वो होते हैं जो नेकेड आई को विजिबल नहीं होते, और ये मोस्टली हर एक फूड आर्टिकल में होते हैं, जैसे सीरियल, पल्सेस, नट्स, मिल्क्स, एग्स, सब में होते हैं। तो इसीलिए इनकी इनटेक को मेजर करना इज़ डिफ़िकल्ट। इनफैक्ट जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है टोटल फैट इनटेक का, इट इज़ फ्रॉम दिस इनविजिबल सोर्सेस रेदर देन द विजिबल सोर्सेस, क्योंकि इंडियन डाइट का बल्क कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? सीरियल्स एंड पल्सेस। नाउ जो एडिबल प्लांट फूड्स होते हैं उनमें फ़ैट और सेचुरेटेड फैटी एसिड का जो कंटेंट है वो कम होता है, लेकिन दे आर गुड सोर्स ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जो मोस्ट ऑफ द सीरियल्स, मिलेट्स, पल्स और लेग्यूम होते हैं, इनका फैट कंटेंट है 1.5 to 3%। तो मेजर फैटी एसिड क्या आता है? सीरियल, मिलेट्स और ऑयल सीड में लिनोलिक एसिड, और पल्सेस, लेग्यूम्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सब में दोनों लिनोलिक एसिड और अल्फ़ा लिनोलिक एसिड होते हैं। जो एनिमल फूड्स होते हैं इन दे प्रोवाइड कोलेस्ट्रॉल एंड सेचुरेटेड फैटी एसिड, एंड दे आर नेचुरल सोर्स ऑफ ट्रांस फैटी एसिड। लीन मीट्स में पूफा बहुत ज़्यादा होता है। पोल्ट्री मीट्स में फ़ैट और कोलेस्ट्रॉल कम होता है लेकिन पूफा ज़्यादा होता है। एग्स में कोलेस्ट्रॉल होता है, and they are good source of linoleic acid, alpha linoleic acid और DHA which is docasa hexanoic acid। फिश में फ़ैट कम होता है लेकिन इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ पूफा। तो ये सब क्या आते हैं? हमारे इनविजिबल फैट। तो विजिबल सोर्स का मेजर टाइप क्या है? वेजिटेबल ऑयल, जो कि कुकिंग में यूज़ होता है। इंडिया में बहुत सारे एडिबल वेजिटेबल ऑयल्स मिलते हैं, एंड ये वेरी करता है कंट्री के हर पार्ट में। तो मोस्टली एक जो वेजिटेबल घी प्रमोट होता है विच इज़ वनस्पति, इट इज़ यूज्ड इन प्रिपेयरिंग कमर्शियल लाइक फूड्स। तो आजकल क्या आ रहा है? कुकिंग ऑयल की चॉइस चेंज हो रही है, लेकिन जो डेली इनटेक ऑफ विजिबल फैट है इट इज़ ऑलमोस्ट सेम। So we will complete fats by its functions. Fats हाई एनर्जी फूड होते हैं। 1 ग्राम फैट 9 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो बाय सप्लाइंग एनर्जी, फैट स्पेयर प्रोटीन फ्रॉम बीइंग यूज फॉर एनर्जी। एनर्जी के अलावा दे सर्व एज अ व्हीकल फॉर फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स। तो
जो फैट होता है विसरा के साथ, जैसे हार्ट, किडनी वगैरह, और जो स्किन के नीचे ये सब कुछ सपोर्ट करता है विसरा को, और जो स्किन के नीचे फैट होता है इट प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट द कोल्ड. सो नेक्स्ट वी कम टू कार्बोहाइड्रेट. उसमें क्वेश्चन आता है ग्लाइसीमिक इंडेक्स. सो क्या आता है कि अगर हमें किसी फूड आइटम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मेजर करना है तो हम वो फूड आइटम को इंजेस्ट करवा के 2 घंटे बाद ब्लड ग्लूकोज का रिस्पॉन्स कर्व बनाएंगे. तो उसके अंडर जो एरिया आता है उस एरिया को हम डिवाइड करेंगे एक स्टैंडर्ड से. स्टैंडर्ड इज ग्लूकोज. तो इस रेशियो को हम कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स. तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? एरिया अंडर द कर्व. एंड जो टेस्ट कार्बोहाइड्रेट है उसको हम मोस्टली 50 ग्राम लेते हैं. तो हर फूड में अलग तरीके के सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं. ये फाइबर क्या करते हैं? शुगर की स्लो रिलीज़ करवाते हैं. तो इसलिए इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. जो हाई ग्लाइसेमिक फूड होते हैं दे आर रेडिली डाइजेस्टिबल और उनमें एब्जॉर्बेबल शुगर होती है. नेक्स्ट वी कम टू vitamins. So 2 vitamins are important, vitamin A and vitamin D. We will start from vitamin A. Vitamin A की बहुत सारी फॉर्म्स होती है. प्री फॉर्म वाइटामिन रेटिनोल और एक प्रो वाइटामिन जैसे कि बीटा कैरोटीन. ये बीटा कैरोटीन हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में रेटिनोल में कन्वर्ट होता है. तो पहले हम इंटरनेशनल यूनिट्स में से कैलकुलेट करते थे, लेकिन अब हम नहीं करते. अब हम ओल्डर टर्म यूज़ नहीं करते. आजकल हम रेटिनोल वगैरह यूज़ करते हैं. एक इंटरनेशनल यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 0.3 माइक्रोग्राम ऑफ रेटिनोल. नाउ विल स्टार्ट विद द फंक्शंस ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए जैसे हमें यह सुनाई देता है वी थिंक अबाउट विजन. सो इट इज़ very very important for normal vision. It contributes to the production of retinal pigments which are needed for vision in dim light. It is also necessary for maintaining the integrity and normal functioning of glandular and epithelial tissue जो कि intestinal tract, respiratory tract और urinary tract और skin और eyes में होता है. It supports skeletal growth. It is anti-infective and it is antioxidant. It may protect against some epithelial cancers. So these are the functions of vitamin A. Sources क्या होते हैं vitamin A के? एनिमल सोर्स होता है और प्लांट सोर्स होता है. एनिमल फूड में हमें प्री फॉर्म मतलब रेटिनोल मिलता है. प्लांट फूड में हमें प्रोवाइटामिन मतलब कि कैरोटीन मिलता है. तो एनिमल फूड में कौन से फूड में मिलता है? लिवर, एग, बटर, चीज़, होल मिल्क, फिश, मीट. फिश लिवर ऑयल रिचर सोर्स होते हैं रेटिनोल के और इन्हें हम जनरली न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के तौर पे लेते हैं. देन कम प्लांट फूड. चीपेस्ट सोर्स क्या आता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. एंड जितने ज़्यादा डार्क होंगे ग्रीन लीव्स उतना ज़्यादा कैरोटीन कंटेंट होता है. ग्रीन एंड येलो फ्रूट में भी मिलता है, कुछ वेजिटेबल्स में और रूट्स में भी मिलता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरोटीनेट का होता है बीटा कैरोटीन जिसमें हाईएस्ट विटामिन ए की एक्टिविटी होती है. सो नेक्स्ट इज़ फोर्टिफाइड फूड्स. तो कुछ फूड्स को हम फोर्टिफाई करते हैं विटामिन ए के साथ जैसे कि वनस्पति और मिल्क. नाउ विटामिन ए स्टोर किधर होता है? लिवर में इन द फॉर्म ऑफ रेटिनोल पाल्मिटेट. नॉर्मल कंडीशन में एक वेल फिट पर्सन के पास सफिशिएंट विटामिन होता है कि 6 से 9 महीने तक. एंड फ्री रेटिनोल जो होता है वो बहुत एक्टिव होता है लेकिन बहुत टॉक्सिक होता है. वो ब्लड में जाके रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन के साथ कंबाइन कर देता है और ये प्रोटीन कौन सिक्रीट करता है? लिवर. सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी में रेटिनोल बाइंडिंग प्रोटीन की प्रोडक्शन कम हो जाती है और जिसकी वजह से लिवर में जो रेटिनोल के रिजर्व्स होते हैं उसमें से रेटिनोल को बाहर लाना भी इनहिबिट हो जाता है. ना विटामिन ए की डेफिशिएंसी के जो साइंस है मोस्टली ऑक्यूलर होते हैं. दे आर नाइट ब्लाइंडनेस,
cirrhosis, Bitot spot, corneal cirrhosis और conjunctival cirrhosis और केराटोमलेशिया। ज़ीरोफ्थेल्मिया में सभी ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन आ जाते हैं। ज़ीरोफ्थेल्मिया ड्राई आई रेंजिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस टू केराटोमलेशिया। सो नाइट ब्लाइंडनेस की होती है क्योंकि डार्क एडेप्टेशन में इम्पेयरमेंट आती है। देन वी हैव कंजक्टाइवल सिरोसिस, ये पहला क्लिनिकल साइन होता है विटामिन ए डेफिशिएंसी का। इसमें कंजक्टाइवा बहुत ही ड्राई और नॉन वेटेबल हो जाती है, तो बहुत ही रिंकल्ड और मडी सी दिखती है। इट हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज इमर्जिंग लाइक सैंड बैंक्स एट अ रिसीडिंग टाइड। जब मतलब जो बच्चा है वो रोना बंद कर दे तो वो ऐसा लगता है। बिटॉट स्पॉट ट्रायंगुलर वाइट येलोविश फोमी स्पॉट्स होते हैं बल्बार कंजक्टाइवा पे, कॉर्निया के ईदर साइड पे। मोस्टली बाइलेटरल होते हैं, यंग चिल्ड्रन में दिखते हैं। देन कॉर्नियल सिरोसिस इज़ पर्टिकुलरली सीरियस। इसमें कॉर्निया डल, ड्राई, नॉन वेटेबल और ओपेक हो जाता है। एंड सीवियर डेफिशिएंसी में अल्सरेशन हो सकती है और अल्सर हील करके स्कार छोड़ जाता है। देन केराटोमलेशिया इज लिक्विफेक्शन ऑफ कॉर्निया। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें कॉर्निया सॉफ्ट होके इट में बर्स्ट ओपन, और अगर आई कोलैप्स कर जाए तो विजन इज लॉस्ट। तो ये थी ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन। इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन में आता है फॉलिकुलर हाइपर केराटोसिस, एनोरेक्सिया, ग्रोथ रिटार्डेशन। तो 3 आती है, फॉलिकुलर हाइपर केराटोसिस, एनोरेक्सिया, ग्रोथ रिटार्डेशन। ये नॉन स्पेसिफिक होता है। एंड रिसेंटली पता चला कि माइल्ड विटामिन ए डेफिशिएंसी से भी मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी ड्यू टू रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टिनल इन्फेक्शन बढ़ जाता है। नाउ ट्रीटमेंट। सो अर्जेंटली ट्रीट करना पड़ता है इसे। तो ये रिवर्सिबल होता है मोस्टली बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ मैसिव डोज ऑफ विटामिन ए ओरली ऑन 2 सक्सेसिव डेज। एंड नाउ प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन पहला होता है कि डाइट से हमें रेगुलरली एडिक्वेटली विटामिन ए मिले, और दूसरा कि जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी कम हो, जैसे प्रोटीन एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, डायरिया एंड मीसल्स। ये सब लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं जिसमें न्यूट्रिशन एजुकेशन देते हैं पब्लिक को और कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करते हैं। सो एक टेक्नोलॉजी बनाई गई है बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एट हैदराबाद फॉर कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन अगेंस्ट न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस। ये स्ट्रेटजी क्या है कि हम एक सिंगल मैसिव डोज देते हैं 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन ए का ऑयल में, हर 6 महीने बाद ओरली देते हैं प्री स्कूल चिल्ड्रन को, मतलब 1 साल से 6 साल के बच्चों को, विच इज़ रेटिनोल पाल्मिटेट। और 6 महीने से 1 साल के बच्चे को इसका आधा डोज देते हैं विच इज़ 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। इस वे में जो चाइल्ड है वो एक तरह से इम्यूनाइज हो जाएगा अगेंस्ट ज़ीरोफ्थेल्मिया। सो नेक्स्ट इज़ विटामिन डी। तो विटामिन डी की जो फॉर्म्स है मैन में, इट इज़ D2 एंड D3। D2 को कैल्सीफेरोल कहते हैं और D3 को कॉलीकैल्सीफेरोल कहते हैं। कैल्सीफेरोल कैसे डिराइव होता है? बाय इरेडिएशन ऑफ अर्गोस्टिरोल। अर्गोस्टिरोल एक प्लांट स्टिरोल है, और कॉलीकैल्सीफेरोल एक नेचुरली अकरिंग विटामिन डी है जो एनिमल फैट्स और फिश लिवर ऑयल में हमें मिलता है। नेक्स्ट कमिंग टू मतलब विटामिन डी एक हार्मोन होती है जैसे हम मेनली किडनी हार्मोन बोलते हैं। द मेन थिंग इज़ फंक्शन। तो विटामिन डी के फंक्शन मेजरली हम स्टडी करते हैं इंटेस्टाइन, बोन एंड किडनी पे। तो इंटेस्टाइन में इट प्रमोट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। बोन में इट स्टिमुलेट द मिनरलाइजेशन, enhance reabsorption and affect collagen maturation. Kidney में it increases tubular reabsorption of phosphate, and there is variable effect on reabsorption of calcium. So mainly we need to remember कि it promote absorption of calcium and phosphorus. बाकी it permits normal growth. सोर्स क्या आता है? सनलाइट, फूड। तो फूड कौन से फूड में हमें मिलता है? लिवर, एग योक, बटर, चीज़ और कुछ फ़िश की स्पीशीज़ में।
फिश लिवर ऑयल रिचेस्ट सोर्स होता है एंड ह्यूमन मिल्क में भी हमें कंसिडरेबल अमाउंट्स मिल जाती है. सो नाउ विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो सकता है यंग चिल्ड्रन में बिटवीन द एज ऑफ 6 months एंड 2 years. तो इनमें देर इज़ रिड्यूस कैल्सिफिकेशन ऑफ ग्रोइंग बोन्स. तो इसकी वजह से ग्रोथ फेलियर होगा, बोन डिफॉर्मिटी, मस्कुलर हाइपोटोनिया, टेटनी और कन्वर्जेंस भी हो सकती है. सीरम में एएलपी का लेवल हमें बढ़ा हुआ मिलेगा. तो बोनी डिफॉर्मिटीज़ इंक्लूड कर्व्ड लेग्स, डिफॉर्म्ड पेल्विस, पिजन चेस्ट, हैरिसन सल्कस, रिकेटी रोजरी और काइफोस्कोलियोसिस. और इनमें माइलस्टोन्स भी डिलेड होते हैं जैसे कि वॉकिंग एंड टीथिंग. देन अडल्ट्स में इट कैन कॉज ओस्टियोमलेशिया जो मोस्टली विमेन में होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, क्योंकि तब रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. तो इंडिया में रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया फ्रिक्वेंटली रिपोर्टेड होते हैं, लेकिन दे आर नॉट प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक हेल्थ इम्पोर्टेंस. तो इन द वर्ल्ड एज अ होल इन दोनों चीज़ों की प्रेवलेंस काफ़ी डिक्रीज़ हो गई है क्योंकि काफ़ी सोशल कस्टम्स में चेंजेस आया है. प्रिवेंशन में सबसे पहले आता है एजुकेटिंग पेरेंट्स टू एक्सपोज देयर चिल्ड्रन रेगुलरली टू सनलाइट. Then prophylaxis of young children with vitamin D and vitamin D fortification of food, especially milk. तो मोस्टली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ में फोर्टिफिकेशन होती है विटामिन डी से. देन ओरल सप्लीमेंटेशन इज़ लाइक डन विद क्वेश्चन, क्योंकि जो ओरली एडमिनिस्टर्ड विटामिन डी है ये बाईपास करता है एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म को, जिससे कि एक्सेसिव प्रोडक्शन इनहिबिट नहीं होती. तो इसीलिए विटामिन डी की टॉक्सिसिटी होने के चांस हो जाते हैं. विटामिन डी फैटी टिश्यू में स्टोर होता है और लीवर में भी स्टोर होता है. एक्सेसिव इनटेक हार्मफुल होती है एंड जिसकी वजह से एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, थर्स्ट वगैरह हो सकती है. पेशेंट में लैप्स इनटू कोमा और कार्डियक अरिथमिया और रीनल फेलियर भी हो सकता है. ये क्यों होता है कि हाइपर कैल्सीमिया की वजह से इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है. नहीं, हाइपर कैल्सीमिया क्यों होता है क्योंकि इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है और बोन से कैल्शियम की मोबिलाइजेशन बढ़ जाती है. ना डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है विटामिन डी की? हमने कहा है कि अगर मिनिमल एक्सपोजर हो रहा है सनलाइट का अर्बन ग्रुप जैसे कि 1 to 2 year old चाइल्ड में, तो डेली सप्लीमेंट ऑफ 600 इंटरनेशनल यूनिट इज सजेस्टेड. सो दिस वाज अबाउट विटामिन डी. उसके बाद वी नीड टू डू आयरन डेफिशिएंसी. सो आयरन डेफिशिएंसी के 3 स्टेजेस होते हैं. पहले स्टेज में आयरन की स्टोरेज कम हो जाती है और कोई डिटेक्टेबल एनॉमली नहीं होती. सेकेंड स्टेज को इंटरमीडिएट स्टेज कहते हैं. इसमें लेटेंट आयरन डेफिशिएंसी होती है, जिसका मतलब है कि आयरन के सभी स्टोर्स ख़त्म हो चुके हैं लेकिन अभी तक अनीमिया नहीं हुआ. तो इसकी रिकग्निशन हम सीरम फेरेटिन लेवल से करते हैं. तो जो सैचुरेशन होती है ट्रांसफेरन की नॉर्मली 30% होती है, लेकिन इस स्टेज में 15% से कम हो जाती है. तो ये स्टेज मोस्टली प्रेवलेंट होता है इंडिया में. देन आता है थर्ड स्टेज में होता है अवर्ट आयरन डेफिशिएंसी, जिसमें हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है. सो एंड रिजल्ट क्या आता है आयरन डेफिशिएंसी का? न्यूट्रिशनल अनीमिया. ये एक सिंड्रोम होता है विच इज़ कॉज्ड बाय माल न्यूट्रिशन. अनीमिया के साथ और काफ़ी सारी फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस होती हैं, जैसे कि इम्पेयर्ड CMI, reduce resistance to infection, increase morbidity and mortality, and diminish work performance. तो डायग्नोसिस ऑफ अनीमिया के लिए क्या कट ऑफ्स होती है? अडल्ट तो हम सिर्फ आयरन का लेवल देख रहे हैं ग्राम परसेंट में इन वीनस ब्लड. अडल्ट मेल में 13, अडल्ट फीमेल नॉन प्रेग्नेंट में 12, प्रेग्नेंट फीमेल में 11, then children 6 months to 6 year 11 and 6 year to 14 years 12. Next we have milk.
तो मिल्क क्या होता है, एक बेस्ट एंड कंप्लीट ऑफ ऑल फूड्स होता है. इट इज़ सिक्रेटेड बाय एनिमल टू सर्व एज अ सोल एंड होलसम फूड फॉर देयर यंग वंस. तो इसमें मोस्टली सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, फैट, शुगर, विटामिन एंड मिनरल. तो पहले हम आते हैं प्रोटीन पे. तो मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है, इट इज़ केसिन. एंड इसके साथ ये कैल्शियम के साथ कंबाइंड फॉर्म में होता है एज कैल्शियम केसिनोजेनेट. और भी प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि लेक्टल्ब्यूमिन और लेक्टोग्लोबुलिन. एनिमल मिल्क में ह्यूमन मिल्क से 3 टाइम्स ज़्यादा प्रोटीन होता है. मिल्क प्रोटीन में ऑलमोस्ट ऑल अमीनो एसिड्स होते हैं. ह्यूमन मिल्क में ट्रिप्टोफान और सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड ज़्यादा होते हैं जैसे कि सिस्टीन. तो अगर ओवरऑल अमाउंट ऑफ प्रोटीन देखा जाए तो वो एनिमल मिल्क में 3 गुना ज़्यादा होती है. लेकिन अगर सिर्फ ट्रिप्टोफान और सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड देखे जाए तो वो ह्यूमन मिल्क में ज़्यादा होते हैं. देन फैट ह्यूमन मिल्क में ऑलमोस्ट 3.5% होता है और बफलो मिल्क में ऑलमोस्ट 8.8% होता है. ह्यूमन मिल्क कंटेन हाइयर परसेंटेज ऑफ लिनोलिक एसिड एंड ओलिक एसिड. मिल्क में इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ रेटिनॉल एंड विटामिन डी. तो प्रोटीन में ओवरऑल प्रोटीन एनिमल मिल्क में ज़्यादा था, लेकिन सल्फ़र कंटेनिंग जो अमाइनो एसिड थे और जो ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड था वो ह्यूमन मिल्क में ज़्यादा था. फैट में ओवरऑल परसेंटेज फ़ैट की ज़्यादा है एनिमल मिल्क में, लेकिन लिनोलिक और ओलिक एसिड ज़्यादा है ह्यूमन मिल्क में. देन शुगर. तो शुगर कौन सी कार्बोहाइड्रेट होता है, लैक्टोज, जिसे मिल्क शुगर कहते हैं. ये सिर्फ मिल्क में ही मिलता है हमें. ये केन शुगर से लेस स्वीट होता है एंड इट इज़ फर्मेंटेड बाय लैक्टिक एसिड बेसिलाई. ह्यूमन मिल्क में ज़्यादा शुगर होती है देन एनिमल मिल्क. देन कमिंग टू मिनरल्स. तो मिल्क में ऑलमोस्ट ऑल नॉन मिनरल्स होते हैं एंड इट इज़ पर्टिकुलरली रिच इन कैल्शियम, लेकिन इट इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ आयरन. Vitamin, except vitamin C, milk is a good source of all vitamins. The next topic is egg. एग में कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी के अलावा सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं. एग में शेल होता है, एग वाइट होता है और एग योक होता है. तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज एग वाइट का होता है. एक 60 ग्राम के एग में 6 ग्राम प्रोटीन, 6 ग्राम फैट. So we'll remember 6 gram protein, 6 gram fat, 30 milligram calcium and 1.5 milligram iron, 70 किलो कैलोरी एनर्जी. तो ये हमें याद रखना है. एक 60 ग्राम का एग है, उसमें 6 ग्राम प्रोटीन है, 6 ग्राम फैट है, 30 मिलीग्राम कैल्शियम है, 1.5 मिलीग्राम आयरन है और 70 किलो कैलोरी एनर्जी है. एग प्रोटीन में सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और राइट प्रोपोर्शन में होता है. एग प्रोटीन इज़ कंसीडर्ड बेस्ट अमंग फूड प्रोटीन. एग प्रोटीन को हम एक स्टैंडर्ड मानते हैं एंड एक्सेप्ट फॉर विटामिन सी इसमें सभी विटामिन्स होते हैं एंड सभी इम्पॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं. मिल्क के अलावा और कोई भी फूड नहीं है जो इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हमें दे सके. फिर हम आते हैं नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन में. तो नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन क्या होता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ नाइट्रोजन रिलीज्ड बाय कंज्यूम्ड. तो एग में ये 100 हम मानते हैं, तो हम इसे स्टैंडर्ड लेते हैं. मीट में 80 और मिल्क में 75. जो रो एग है ये एसिमिलेट नहीं होता इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, इसीलिए खाने से पहले इसे कुक करना चाहिए. बॉयल करने से एविडिन डिस्ट्रॉय हो जाता है. एविडिन क्या करता है, बायोटिन ऑब्टेन करने से प्रिवेंट करता है. तो इसलिए बॉयल्ड एग इज़ न्यूट्रिशनली सुपीरियर टू रो एग. रिसेंट ईयर में क्या हुआ, जो कोलेस्ट्रॉल एग है इससे काफ़ी ज़्यादा मतलब इट इज़ बिकमिंग अ रिस्क फैक्टर. तो इसलिए जो रिस्क द पीपल आर एट रिस्क ऑफ CHD उनको एग की इंटेक रिड्यूस करनी चाहिए. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस. तो
RDA क्या होता है? इट इज़ द एवरेज डेली डाइटरी न्यूट्रिएंट इनटेक लेवल sufficient to meet the nutrient requirement of nearly all healthy individual in a particular life stage and gender group. तो RDA क्या होता है कि जो हेल्दी इंडिविजुअल होते हैं एक पर्टिकुलर लाइफ स्टेज पे और एक जेंडर ग्रुप में, उनकी डेली जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, उनको जो वो लेवल जो होता है डेली, उसको कहते हैं RDA. RDA के अलावा एक और टर्म आती है एडिकेट इनटेक. एडिकेट इनटेक है कि एक जो रिकमेंडेड डेली इनटेक लेवल है और उसको हम कहते हैं एडिक्वेट लेवल. तो जब हम RDA को डिटरमाइन नहीं कर सकते तो हम एडिक्वेट लेवल को यूज़ करते हैं. तो एडिकेट लेवल हम देखते हैं अपेरेंटली हेल्दी पीपल में, और RDA होता है हेल्दी इंडिविजुअल्स में. देन वी हैव टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल. ये हाईएस्ट एवरेज डेली न्यूट्रिएंट इनटेक है. इसके ऊपर टॉक्सिसिटी के लेवल चांसेस बढ़ जाते हैं. देन वी हैव EAR विच इज़ एस्टिमेट एवरेज रिक्वायरमेंट. इट इज़ द डेली न्यूट्रिएंट इनटेक लेवल which is estimated to meet the requirement of half of the healthy individual. तो 100% के लिए RDA है, 50% के लिए EAR है. RDA को हम कैसे डिराइव करते हैं? इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी और न्यूट्रिएंट बायोअवेलेबिलिटी. इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल को एक अलग रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिएंट की. तो डेफिनेशन ऑफ RDA में हम इसको अकाउंट में लेते हैं. तो हम नॉर्मल कब मानते हैं न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को? जब ये मोस्टली हेल्दी पॉपुलेशन मतलब 97.5% पॉपुलेशन को कवर करता है विच कॉरस्पॉन्ड टू +2 स्टैंडर्ड डेविएशन. इसको कहते हैं हम सेफ लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट. और इससे क्या होगा? 97.5% है नॉर्मल, मतलब सिर्फ 2.5% चांस है कि एक इंडिविजुअल RDA से ऊपर कोई चीज़ ले रहा है. तो ये हम अप्लाई करते हैं एनर्जी के अलावा. एनर्जी के केस में ज़्यादा या कम एनर्जी दोनों ही सेफ़ नहीं होते. बाकी न्यूट्रिएंट में हम एक मीन निकालते हैं, मीन रिक्वायरमेंट, एंड RDA इज़ 25% हाइयर देन द मीन रिक्वायरमेंट which is +2 standard deviation. Then bioavailability. Bioavailability क्या आता है? Release of a nutrient from a food, उसकी absorption और फिर bioresponse. इन सबको हम अकाउंट में लेते हैं. It is the level of the nutrient that should be present in the diet to meet the requirement. तो क्या होता है कि हम ये नहीं कि हमने अगर 1 ग्राम कोई न्यूट्रिएंट लिया तो 1 ग्राम ही हमें मिल रहा है. तो उसमें कुछ जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है. उसको हम कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी. नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेफरेंस इंडियन अडल्ट मैन एंड वुमेन. तो एज हम लेते हैं 19 to 39 ईयर्स. वेट मैन में 65 kg, फीमेल में 55 kg. हाइट मैन में 1.7 मीटर, फीमेल में 1.6 मीटर. मैन में BMI 20.7, female में BMI 20.9, and they both are free from disease and physically fit for active work. They are 8, ये तो दोनों में 8 hours of occupation and 8 hours in bed, then 6 hours sitting and 2 hours walking. Next is assessment of protein. तो असेसमेंट ऑफ प्रोटीन में हम प्रोटीन की क्वालिटी और क्वांटिटी को असेस करते हैं. क्वालिटी के लिए हम कंपेयर करते हैं रेफरेंस प्रोटीन से. रेफरेंस प्रोटीन क्या होता है? एग प्रोटीन. तो इसमें आता है अमाइनो एसिड स्कोर. अमाइनो एसिड स्कोर क्या होता है? हम टेस्ट प्रोटीन का अमाइनो एसिड देखेंगे और फिर हम उसे डिवाइड करेंगे रेफरेंस प्रोटीन के अमाइनो एसिड से. दोनों पर ग्राम लेते हैं, देन मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये जो स्कोर है ये स्टार्चेस के लिए 50 to 60 के बीच में आता है. एनिमल फूड के लिए 70 to 80 के बीच में आता है. क्वालिटी के लिए दूसरा पैरामीटर है नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन. इट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन रिटेन्ड बाय नाइट्रोजन इनटेक. नेक्स्ट, प्रोटीन क्वांटिटी. प्रोटीन क्वांटिटी के लिए हम प्रोटीन एनर्जी रेशियो या परसेंटेज यूज़ करते हैं. इसमें हम डिवाइड करते हैं एनर्जी फ्रॉम प्रोटीन
divided by total energy in diet. Okay, so the next topic is balanced diet. बैलेंस डाइट की हमें डेफिनेशन याद रखनी है. बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें वैरायटी ऑफ फूड्स होते हैं, ऐसी क्वांटिटी और प्रोपोर्शन में जिसकी वजह से जो नीड है हमारी बॉडी की फॉर एनर्जी, अमाइनो एसिड, विटामिन, मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट और बाकी न्यूट्रिएंट, ये सब कुछ पूरी हो जाती है फॉर मेंटेनिंग हेल्थ, वाइटलिटी एंड जनरल वेलबींग. एंड दे ऑल्सो मेक अ स्मॉल प्रोविजन फॉर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स, ताकि जो लीननेस का थोड़ा सा ड्यूरेशन है वो विथस्टैंड हो पाए. सो रिपीटिंग द डेफिनेशन, अ बैलेंस्ड डाइट इज डिफाइंड एज वन which contains a variety of foods in such quantities and proportion that the need for energy, amino acid, vitamins, minerals, fats, carbohydrates, and other nutrients is adequately met for maintaining health, vitality, and general well-being, and also make a small provision for extra nutrients to withstand short duration of leanness. So this is the balanced diet. बैलेंस डाइट के लिए सबसे पहले हम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं. प्रोटीन शुड बी 10 to 15% ऑफ डेली एनर्जी इनटेक, देन फैट शुड बी 15 to 30%, एंड बाकी सारा कार्बोहाइड्रेट. तो हम ये देखते हैं, एक मतलब ये फूड गाइड है. तो सबसे पहले 6 to 11 सर्विंग्स होनी चाहिए ब्रेड, सीरियल, राइस एंड पास्ता की. देन फ्रूट की 2 to 4 सर्विंग्स, वेजिटेबल की 3 to 5 सर्विंग्स, देन मिल्क, योगर्ट एंड चीज़ की 2 to 3, देन मीट, पोल्ट्री की 2 to 3, एंड देन फैट naturally occurring और एडिड होते हैं, एंड देन sugars are also added. The next topic is nutritional anemia. So nutritional anemia is a worldwide problem and developing countries में इसकी highest prevalence पाई जाती है. मोस्टली ये कौन से एज ग्रुप में मिलते हैं? women of childbearing age, young children and during pregnancy and lactation. It is estimated कि nearly 2/3 of pregnant and 1/2 of non-pregnant women in developing countries are affected by nutritional anemia. सो नाउ ये था वर्ल्ड स्टेटमेंट. एंड देन इंडिया में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे ज़्यादा कॉमन माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है. ये सभी एज ग्रुप्स को अफेक्ट करती है. एंड ओवरऑल 72.7% जो चिल्ड्रन है अप टू द एज ऑफ 3 years अर्बन एरिया में, एंड 81% इन रूरल एरियाज आर अनीमिक. सो नाउ जब हमने देखा तो पंजाब के अलावा सभी स्टेट में प्रेग्नेंट वुमेन में 50% से ज़्यादा प्रेवलेंस थी अनीमिया की. तो एपिडेमियोलॉजी में हम इतना ही देखना है. उसके बाद है डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स क्या होते हैं अनीमिया के. तो प्रेगनेंसी में इट इंक्रीजेज द मैटरनल एंड फीटल मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी. देन इट कैन लीड टू अबॉर्शन, प्रीमेच्योर बर्थ, PPH एंड लो बर्थ वेट. देन इन्फेक्शन. anemia is caused or aggravated by parasitic diseases. और आयरन डेफिशिएंसी की वजह से जो इम्यूनिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है. देन वर्क कैपेसिटी. तो वर्क कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाती है बिकॉज देयर इज़ इंक्रीज इन लेथार्जी एंड वीकनेस. तो इंटरवेंशन क्या होती है इस न्यूट्रिशनल अनीमिया के लिए? तो अगर सीवियर अनीमिया है, मतलब 10 ग्राम % से कम है, तो या तो हम हाई डोज ऑफ आयरन देते हैं या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं. 10 to 12 ग्राम के लिए हम ये सब इंटरवेंशन करते हैं, जैसे कि आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन. तो आयरन एंड ये किसने शुरू किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, नेशनल न्यूट्रिशन अनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम, ड्यूरिंग द 4th 5 year plan. It was based on daily supplementation with IFA tablets to prevent mild and moderate cases of anemia. Beneficiaries कौन है? Pregnant women, lactating mothers and children under 12 years. Eligibility criteria क्या है? अगर hemoglobin is between 10 and 12. So dosage क्या आती है?
मदर्स के लिए एक टेबलेट में 100 मिलीग्राम आयरन होता है और 0.5 माइक्रोग्राम मिलीग्राम फॉलिक एसिड होता है, जो कि रोज़ खाना होता है. इट शुड बी कंटिन्यूड अंटिल 2 to 3 months आफ्टर हीमोग्लोबिन लेवल हैज़ रिटर्न टू नॉर्मल, ताकि आयरन के स्टोर्स रिप्लेनिश हो जाए. देन चिल्ड्रन में अगर अनीमिया सस्पेक्टेड तो स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं हम इन्फेंट्स में 6 महीने की उम्र में, फिर 1 साल में और 2 साल में. और इन एक टेबलेट में क्या आता है, 20 मिलीग्राम आयरन होता है और 0.1 मिलीग्राम फॉलिक एसिड होता है. तो मदर्स के लिए देयर वाज 100 मिलीग्राम आयरन एंड 0.5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड. तो इसमें हमने 5 से डिवाइड कर दिया, तो 20 मिलीग्राम आयरन और 0.1 मिलीग्राम फॉलिक एसिड 100 डेज़ के लिए. 6 to 60 months के लिए हम लिक्विड फॉर्मुलेशन में देते हैं और ये बोतल में देते हैं ताकि एक बार में सिर्फ 1 ml डिस्पेंस हो सके. 6 to 10 years की एज में 30 मिलीग्राम आयरन और 2.5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड देते हैं 100 डेज़ के लिए. देन आयरन फोर्टिफिकेशन. तो जहाँ पे प्रेवलेंस हाई होती है, WHO नहीं रेकमेंड करता आयरन फोर्टिफिकेशन, लेकिन जो इंडिया में स्टडी हुई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में, उसमें ये पाया गया है कि जब हम फोर्टिफिकेशन करते हैं सोल्ट की आयरन से तो हमें काफ़ी फ़ायदा होता है. तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया है फोर्टिफिकेशन ऑफ सोल्ट विद आयरन एंड इट वाज स्टार्टेड इन 1985. आयरन फोर्टिफिकेशन के एडवांटेज होते हैं ओवर सप्लीमेंटेशन, क्योंकि सोल्ट इज़ यूनिवर्सली कंज्यूम डाइटरी आइटम, तो इसलिए हर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंड टू बेनिफिट. इसके अलावा देयर आर स्ट्रेटजीज सच एज चेंजिंग डाइटरी हैबिट, कंट्रोल ऑफ पैरासाइट एंड न्यूट्रिशनल एजुकेशन. ये लॉन्ग टर्म मेजर्स होते हैं. देन वी कम टू आयरन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जिसमें कि आता है गोइटर. तो ये भी एक मेजर न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है. ये मोस्टली काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम बनना बंद हो गया है, लेकिन कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये अभी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार एट्सेट्रा. तो गोइटर के लिए आता है नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कंट्रोल प्रोग्राम. तो इसमें 4 एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हम हेल्थ प्रोग्राम्स में डिटेल में पढ़ेंगे. तो इसमें 4 कंपोनेंट्स क्या आते हैं, आयोडाइज सोल्ट, मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस, मैन पावर ट्रेनिंग एंड मास कम्युनिकेशन. हैज़ार्ड क्या आता है, माइल्ड इंक्रीज हो सकता है थायरोटॉक्सिकोसिस में, and there can be increase in lymphocytic thyroiditis, which is Hashimoto's disease. So next we'll start with endemic fluorosis. तो endemic fluorosis नाम से पता चल रहा है फ्लोरीन की वजह से हो रहा है. तो किन जगह पे होगा, क्योंकि नाम एंडेमिक है, तो जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोरीन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी, मतलब कि 3 to 5 मिलीग्राम पर लीटर होगी. तो ये किधर होता है इंडिया में, आंध्र प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु. सो यू कैन रिमेंबर 3 स्टेट्स. यू कैन रिमेंबर इट बाय APH, आंध्र प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा. तो अब जो फ्लोरोसिस है ये काफ़ी फॉर्म्स में मैनिफेस्ट करती है, जैसे कि डेंटल फ्लोरोसिस. तो डेंटल फ्लोरोसिस कब होता है कि जब मतलब जिस टाइम पीरियड में, जिस एज में टूथ की कैल्सिफिकेशन होनी होती है, अगर तब ऐसा पानी पिया जाए, मतलब कि ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 years ऑफ लाइफ, तब डेंटल इनेमल की फ्लोरोसिस होती है. तो इसमें क्या आता है, डेंटल इनेमल का मोटलिंग होती है. तो इसमें जो कट ऑफ लेवल होता है वो होता है 1.5 मिलीग्राम पर लीटर इनटेक. तो इस कंडीशन में जो टीथ है इनकी शाइनी अपीयरेंस ख़त्म हो जाती है और चोक वाइट पैचेस डेवलप हो जाते हैं उन पे, एंड दिस इज़ अर्ली साइन ऑफ डेंटल फ्लोरोसिस. इनके बाद ये जो वाइट पैचेस है ये येलो होंगे एंड देन ये ब्राउन और ब्लैक हो जाएंगे. सीवियर केसेस में एक करोडेड अपीयरेंस दिखती है हमें.
मेनली हमें अपर जो कि इंसाइजर में ये बेस्ट दिखती है। सो नाउ अगला आता है स्केलेटल फ्लोरोसिस। और डेंटल था फर्स्ट 7 ईयर्स के लिए अगर कोई 1.5 मिलीग्राम पर लीटर इंटेक कर रहा है। स्केलेटल होता है लाइफ टाइम डेली इंटेक ऑफ 3 to 6 मिलीग्राम पर लीटर। तो इसमें स्केलेटन में हैवी फ्लोराइड डिपोजिशन हो जाती है, एंड जब 10 मिलीग्राम पर लीटर से इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए देन वी सी क्रिपलिंग फ्लोरोसिस। इट लीड्स टू परमानेंट डिसेबिलिटी। तो दो हमने देखे क्या क्या, डेंटल फ्लोरोसिस और स्केलेटल फ्लोरोसिस। नाउ विल सी जीनोवेल्गम। तो इसमें क्या आता है, लोअर लिम्ब में जीनोवेल्गम और ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, एंड मोस्टली ये देखा गया था जिनका स्टेपल डाइट ज्वार होता है उनमें ये पाया गया था। तो फिर पता चला कि जो ज्वार होता है इट लीड्स टू हायर रिटेंशन ऑफ इंजेस्टेड फ्लोराइड, तो इसलिए उनमें ज़्यादा टॉक्सिक मैनिफेस्टेशन देखी गई। इंटरवेंशन के आगे सबसे पहले तो फ्लोरीन लेना छोड़ दो, चेंज द वाटर सोर्स। तो ये पहला सोल्यूशन है। रनिंग सरफेस वाटर में कम क्वांटिटीज़ होती है देन ग्राउंड वाटर, तो रनिंग सरफेस वाटर हम यूज़ कर सकते हैं। देन केमिकल ट्रीटमेंट, तो हम केमिकली फ्लोरिडेट कर सकते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। एंड एक टेक्निक डिवाइस की गई थी बाय नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन नागपुर, जिसे कहते हैं नालगोंडा टेक्निक। इसमें क्या होता है कि हम वाटर में लाइम पहले डालते हैं और फिर एलम डालते हैं, और उसके बाद हम उसकी फ्लॉक्यूलेशन, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन करते हैं, जिससे कि वाटर का डीफ्लोरिडेशन हो जाता है। तो नालगोंडा टेक्निक में क्या होता है, सबसे पहले केमिकल्स डालेंगे लाइम और एलम, देन फ्लॉक्यूलेशन, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो इसे हम याद रख सकते हैं बस CFSF। इसके अलावा अगर ऐसी जगहों पे हम फ्लोराइड सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, फ्लोराइड टूथपेस्ट को रिकमेंड नहीं करेंगे अप टू 6 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट वी कम टू लिथायरिज्म। लिथायरिज्म एक पैरालाइजिंग डिजीज़ होती है। ह्यूमंस में ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है तो हम इसे न्यूरोलिथायरिज्म बोलते हैं। एनिमल्स में ये बोन्स को इफेक्ट करती है तो इसे ऑस्टियोलिथायरिज्म बोलते हैं या फिर ओडोरेटिज्म बोलते हैं। न्यूरोलिथायरिज्म एक क्रिपलिंग डिजीज़ होता है नर्वस सिस्टम का, जिसमें वी सी ग्रेजुअली डेवलपिंग स्पास्टिक पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्ब। मोस्टली उन अडल्ट्स में होती है हु कंज्यूम पल्स। पल्स कौन सा, लिथायरस सटाइवस इन लार्ज क्वांटिटीज़, तो उसकी वजह से लिथायरिज्म होता है। तो ये किधर प्रेवलेंट है, इट इज़ प्रेवलेंट इन MP, UP, बिहार एंड उड़ीसा, और भी काफ़ी जगह पे देखा गया है। नाउ पल्स, हमने कहा कि लिथायरस सटाइवस खाने से होता है। इसे कॉमनली हम केसरी दाल बोलते हैं। लोकली इसे त्योरा दाल, लाख दाल, बत्रा, खरस, मात्रा, कुछ ऐसे नामों से जाना जाता है। और जो सीड्स होते हैं ये ट्रायंगुलर शेप के होते हैं और इनका ग्रे कलर होता है। तो जब हम इसे डीहस्क करते हैं तो ये रेड ग्राम दाल के जैसा दिखता है, तो इसीलिए इसकी अडल्टरेशन होती है। ये ऑल्दो ये गुड सोर्स है प्रोटीन का, लेकिन जिसका टॉक्सिन है वो नर्व्स को इफ़ेक्ट करेगा। एंड मोस्टली पुअर एग्रीकल्चर लेबर इसे खाते हैं क्योंकि ये काफ़ी चीप होता है। एंड क्या देखा गया है कि अगर डाइट में 30% से ज़्यादा ये दाल है एंड उसे 2 से 6 महीने तक खाया जाता है तो इट लीड्स टू न्यूरोलिथायरिज्म। ओके, तो टॉक्सिन का नाम होता है बोआ, विच इज़ बीटा ऑक्सालिल अमीनो अलानिन, एंड ये वाटर सोल्यूबल होता है, क्रिस्टलाइन होता है। इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम इसे कैसे रिमूव करते हैं, हम ये पल्स को गर्म पानी में सोक कर देते हैं और फिर पानी को फेंक देते हैं, तो इससे ये टॉक्सिन फ्री हो जाती है। तो स्टडीज़ में पाया गया है कि टॉक्सिन का एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, तो अगर 2 महीने से ज़्यादा खाया जाए तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो डिसीज़ ये मोस्टली यंग मैन को अफेक्ट करता है बिटवीन द एज ऑफ 15 to 45 ईयर्स, एंड इसके काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है लेटेंट स्टेज। लेटेंट का मतलब कि हमें कुछ सिम्टम्स नहीं देखेंगे।
तो अपेरेंटली हेल्दी होता है। लेकिन अगर आप फिज़िकल स्ट्रेस दोगे तो उसकी जो गेट है वो मतलब अलग सी हो जाएगी। इट विल एग्जिबिट अनगेनली गेट। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में कुछ फिज़िकल साइंस दिख सकते हैं। तो ये स्टेज इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से, क्योंकि लेटेंट स्टेज है, और अगर इस टाइम पे हमने पल्स को विड्रॉ कर लिया तो फिर डिसीज़ की पूरी रेमिशन हो जाएगी। तो इट वाज लेटेंट स्टेज। देन वी हैव नो स्टिक स्टेज। नो स्टिक स्टेज में क्या है कि बिना स्टिक से पेशेंट चल सकता है, लेकिन बहुत छोटे छोटे जर्की स्टेप्स लेता है। एंड देन आता है वन स्टिक स्टेज की जो पेशेंट है उसको एक स्टिक की मतलब एक नेसेसिटी दिखती है। द पेशेंट वॉक्स विद अ क्रोस्ड गेट एंड विद अ टेंडेंसी टू वॉक ऑन टोज। देन वी हैव टू स्टिक स्टेज। इसमें सिम्टम सीवियर हो जाते हैं। नीज़ की एक्सेसिव बेंडिंग हो जाएगी और लेग्स काफ़ी ज़्यादा क्रॉस हो जाएंगे। तो दो क्रचेस की ज़रूरत पड़ती है। इसमें गेट बहुत ही स्लो और क्लमजी हो जाती है। देन वी हैव क्रोलर स्टेज, जिसमें कि इरेक्ट पोस्चर बिकम्स इम्पॉसिबल, क्योंकि नी जॉइंट सपोर्ट नहीं कर पाएंगे बॉडी का वेट। तो इसमें थाई और लेग मसल की एट्रोफी हो जाती है। तो इंटरवेंशन क्या आती है, हम प्रोफाइल एक्सेस देंगे विटामिन सी का, ताकि कुछ डैमेज रिपेयर हो पाए। एंड डैमेज को हम मतलब थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकते हैं बाय गिविंग एस्कॉर्बिक एसिड। देन बैनिंग द क्रॉप की क्रॉप बने ही ना, तो काफ़ी सारी फॉर्म में, जैसे इन होल या स्प्लिट या फ्लोर फॉर्म में इसे बैन कर दिया गया है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। लेकिन मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा ऐसे जगह पे ये बैन ऑपरेटिव नहीं है। सो रिमूवल ऑफ टॉक्सिन। तो सबसे पहला था स्टीपिंग मेथड, कि क्योंकि टॉक्सिन अब वाटर सोल्यूबल होता है, तो पल्स को हॉट वाटर में सोक करके हम इसे निकाल सकते हैं। तो 2 घंटे के लिए हमें गर्म पानी में रखनी होती है, और उसके बाद जो वाटर था उसे हमें कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर देना चाहिए। फिर उसे दोबारा से धो के सन में ड्राई करना चाहिए। तो इसका ड्रॉबैक ये है कि टॉक्सिन के साथ साथ जो जितने भी विटामिन और मिनरल हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है पैर बॉइलिंग। तो पैर बॉइलिंग में क्या होता है, ये लार्ज स्केल में हम करते हैं। हम इस पल्स को लाइम वाटर में ओवरनाइट सोक कर देते हैं, ताकि उसका टॉक्सिन डिस्ट्रॉय हो जाए, और इससे ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देन एजुकेशन देनी चाहिए हमें इन सब के लिए। देन जेनेटिक अप्रोच की कुछ स्ट्रेन्स होते हैं लिथायरस की जिनमें टॉक्सिन का लेवल कम होता है, तो सिर्फ वही स्ट्रेन्स को उगाना चाहिए। दैट इज़ द जेनेटिक अप्रोच। एंड देन सोशो इकोनॉमिक चेंज, क्योंकि मोस्टली लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग ही इसे यूज़ करते हैं। सो दिस वाज अबाउट एंडेमिक फ्लोरोसिस एंड लिथायरिज्म। देन वी कम टू असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस के पहले वी नीड टू नो कि न्यूट्रिशनल स्टेटस और डाइटरी असेसमेंट में डिफरेंस होता है, क्योंकि डाइटरी असेसमेंट कम्स अंडर द न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक फाइनल स्टेटस लाते हैं, एंड इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय कि एडिक्वेट फूड ले रहे हो या नहीं इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी, एंड ऑल्सो बाय द फिजिकल हेल्थ। एंड इट इज़ द सम ऑफ द न्यूट्रिशन, मतलब जितने भी अगर हम एक कम्युनिटी का न्यूट्रिशनल स्टेटस कहते हैं, सो इट इज़ द एडिशन ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ ऑल द इंडिविजुअल। तो ये न्यूट्रिशनल सर्वे का ऑब्जेक्टिव क्या आता है, ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिल सके ऑन प्रेवलेंस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स ऑफ अ गिवन कम्युनिटी, और ताकि हम एट रिस्क पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई कर पाए। मेथड्स क्या आते हैं, तो हम इसे याद करते हैं ABCDEF से। तो ए से एंथ्रोपोमेट्री, बी से बायोकेमिकल इवेल्युएशन, सी से क्लिनिकल एग्जामिनेशन, एंड देन वी हैव ई से इकोलॉजिकल, डी से डाइटरी असेसमेंट, देन ई से इकोलॉजिकल स्टडीज़, एफ से फंक्शनल असेसमेंट, एंड देन वी हैव वी एट लास्ट विच इज़ वाइटल एंड हेल्थ स्टेटिस्टिक्स। तो इट इज़ ABCDEFV।
सो इसमें वी सी डाइटरी असेसमेंट। तो डाइटरी असेसमेंट के बहुत सारे मेथड होते हैं। पहला है कि रो फूड्स का वेट करना। तो ये वाइडली एम्प्लॉयड होता है। इसमें जो सर्वे टीम है वो हाउस होल्ड में जाके जितना भी फूड वो बनाने वाले और खाने वाले हैं वो सबको वे करते हैं। और ये ड्यूरेशन 1 से 21 दिन तक चलती है, लेकिन नॉर्मली हम 7 डेज़ तक करते हैं, जिसको कहते हैं 1 डाइटरी साइकिल। देन वी वे कुक फूड। तो इसमें क्या है कि जिस स्टेट में कंज्यूम किया जाता है उसको हम वे करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होता। देन वी हैव ओरल क्वेश्चनर मेथड कि हम पूछते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली कि उन्होंने पिछले 1 या 2 दिन में क्या क्या खाया। तो जो डेटा है उसको हम ट्रांसलेट करेंगे इनटू 2 थिंग्स। पहला है मीन इनटेक ग्राम्स में कि कितना खाया इन टर्म्स ऑफ सीरियल, पल्स, वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क एक्सेट्रा। एंड देन मीन कंजप्शन ऑफ न्यूट्रिएंट पर मैन, जिसे कहते हैं कंजप्शन यूनिट। तो कंजप्शन यूनिट क्या होता है कि एक अडल्ट मैन ने कितना न्यूट्रिएंट्स का इनटेक किया। एंड ये हम कहाँ से लेते हैं इसका रेफरेंस बाय ICMR के पब्लिकेशन न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड्स। तो ऐसे हमें डाइटरी पैटर्न का पता चल जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूट्रिशनल सर्विलेंस। इसकी डेफिनेशन क्या आती है? कीपिंग अ वॉच ओवर न्यूट्रिशन क्यों in order to make decisions that will lead to improvement in nutrition in population। तो हमें न्यूट्रिशन के ऊपर वॉच रखनी है ताकि पॉपुलेशन का जो न्यूट्रिशन है वो इम्प्रूव हो सके। सो रिपीटिंग द डेफिनेशन, इट इज़ कीपिंग वॉच ओवर न्यूट्रिशन इन ऑर्डर टू मेक डिसीजंस दैट विल लीड टू इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशन ऑफ द पॉपुलेशन। तो इसके 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला, लॉन्ग टर्म प्लानिंग इन हेल्थ एंड डेवलपमेंट। दूसरा, इनपुट फॉर प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड इवेल्युएशन। तीसरा, टू गिव टाइमली वार्निंग एंड इंटरवेंशन टू प्रिवेंट शॉर्ट टर्म फूड कंजप्शन क्राइसिस। ओके, इधर में याद रखना है कि न्यूट्रिशनल सर्विलेंस और ग्रोथ मॉनिटरिंग दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या आता है? न्यूट्रिशनल सर्विलेंस हम करते हैं ताकि हमें अंडर न्यूट्रिशन के बारे में पता चल सके, और ग्रोथ मॉनिटरिंग हम करते हैं ताकि जो नॉर्मल ग्रोथ है वो प्रिजर्व हो पाए। अप्रोच ग्रोथ मॉनिटरिंग में इट इज़ एजुकेशनल और न्यूट्रिशनल में इट इज़ डायग्नोस्टिक। ग्रोथ मॉनिटरिंग हम सभी इन्फेंट्स में करते हैं। न्यूट्रिशनल सर्विलेंस हम सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल पे करते हैं। एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग 6 मंथ से पहले शुरू हो जाती है। एंड न्यूट्रिशनल सर्विलेंस हम लॉन्गर इंटरवल पे करते हैं। ग्रोथ मॉनिटरिंग हम मंथली करते हैं। ग्रोथ मॉनिटरिंग में स्मॉलर एज ग्रुप्स होते हैं और न्यूट्रिशनल सर्विलेंस में कोई भी एज ग्रुप हो सकता है। वेट वाले में जो रिकॉर्डर है वो मोस्टली मदर्स होती है, गाइडेड बाय वर्कर। एंड देन जो हमारा न्यूट्रिशनल सर्विलेंस है उसमें ट्रेन वर्कर होता है। ग्रोथ मॉनिटरिंग में जो वेट कार्ड है वो बहुत सिंपल होता है, विच एम्फसिस द ग्रोथ। And nutritional surveillance में the weight card is precise and it emphasis on the nutritional status. And growth monitoring में जो emphasis है that is on maintaining good nutrition, and nutrition वाले में it is to detect malnutrition. जो response है, अगर growth कम हो रही है तो we'll do early home intervention, and nutrition अगर under nutrition है so we'll do rehabilitation with supplements. ग्रोथ मॉनिटरिंग का जो रिस्पॉन्स टाइम है बहुत ब्रीफ होता है और न्यूट्रिशन का लॉन्ग होता है, एंड बाकी इंटरवेंशन है बेस्ड ऑन द ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशनल सर्विलेंस एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग। तो जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है वो हम एक इंडिविजुअल चाइल्ड में करते हैं, हर महीने करते हैं, और न्यूट्रिशनल सर्विलेंस एक सैंपल पे करते हैं और थोड़े लार्जर टाइम गैप पे। ओके, सो इसके बाद का टॉपिक है फूड बॉर्न डिसीज़ेस। तो फूड बॉर्न डिसीज़ेस होते हैं कोई भी डिसीज़ जो फूड के थ्रू होता है। फूड का मतलब फूड के इंजेक्शन के थ्रू होता है। तो क्या होगा कि उन फूड में जो कुछ ऐसे एजेंट्स होंगे जो कि इन्फेक्शियस हैं या फिर टॉक्सिक होते हैं। तो
इसको कहते हैं फूड बोर्न डिसीज़। तो ये क्या होता है, अ डिसीज़ यूजुअली इधर इन्फेक्शंस और टॉक्सिक इन नेचर caused by agents that enter the body through ingestion of food। तो ये हो गया हमारा फूड बोर्न डिसीज़। इसमें आता है एक फूड बोर्न इंटॉक्सिकेशन। ये टॉक्सिन नेचुरल टॉक्सिन की वजह से हो सकता है, जैसे कि लिथायरिज्म। फिर ऐसे टॉक्सिन जो कोई बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, जैसे बोट्यूलिज्म और स्टाफ के टॉक्सिन। देन फंगल टॉक्सिन हो सकते हैं, जैसे कि एफ्लाटॉक्सिन या अर्गोट। फिर आते हैं फूड बोर्न केमिकल पॉइजनिंग। तो केमिकल पॉइजनिंग में आता है हेवी मेटल्स जैसे कि मर्करी, लेड, कोई भी ऑयल या फिर पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स, देन एस्बेस्टोस या पेस्टिसाइड्स। देन वी हैव फूड बोर्न इन्फेक्शन। तो पहले वाला क्या था, इट वाज फूड बोर्न इंटॉक्सिकेशन जिसमें टॉक्सिन आते हैं। फूड बोर्न इन्फेक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, जैसे कि बैक्टीरियल, वायरल या फिर पैरासिटिक। नेक्स्ट टॉपिक इज एपिडेमिक ड्रॉपसी। एपिडेमिक ड्रॉपसी क्या होता है? एपिडेमिक ड्रॉपसी में एक सडन नॉन इन्फ्लेमेटरी बायलेटरल स्वेलिंग ऑफ लेग्स होती है, विच इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद डायरिया। तो इसका जो कोज है वो 1926 तक नहीं पता था। उसके बाद पता चला कि इसको मतलब एसोसिएट किया गया बाय कंटेमिनेशन ऑफ मस्टर्ड ऑयल विद आर्जिमोन ऑयल। तो क्या होता है, आर्जिमोन ऑयल में एक टॉक्सिक एल्कलॉइड होता है जिसे कहते हैं सैंग्विनरीन। और तब हमें पता चला था कि जब मस्टर्ड ऑयल में आर्जिमोन ऑयल डालते हैं तो ये जो सैंग्विनरीन है, जो एक टॉक्सिक एल्कलॉइड है, ये पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन के साथ इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से पायरुविक एसिड ब्लड में अकोमुलेट कर लेता है। इसको कहते हैं एपिडेमिक ड्रॉपसी। और इसकी वजह से एकदम से क्या होता था कि लेग्स की बायलेटरल स्वेलिंग हो जाती थी, नॉन इन्फ्लेमेटरी, और साथ में डायरिया। और इसके बाद देयर कैन बी डिस्निया, कार्डियक फेलियर एंड डेथ। और कई पेशेंट में ग्लूकोमा आ जाता है। ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स के अलावा ये सब एजेस में हो सकता है। और मोर्टालिटी वेरीज फ्रॉम 5 to 50%। तो क्या होता है कि ये कंटेमिनेशन कैसे हो जाता है, क्योंकि मस्टर्ड और आर्जिमोन के जो सीड्स हैं ये दोनों बहुत रिसेंबल करते हैं। तो जो आर्जिमोन का प्लांट होता है, इसकी प्रिकली लीव्स होती है और ब्राइट येलो फ्लावर्स होती हैं। और क्या होता है कि जो मस्टर्ड की क्रॉप्स है इसे मार्च में गैदर करते हैं, और इस टाइम पे आर्जिमोन के सीड्स भी मैच्योर हो जाते हैं। तो उसके साथ साथ ये भी हार्वेस्ट हो जाते हैं। और कई बार नोइंगली आर्जिमोन ऑयल को मस्टर्ड ऑयल के साथ मिक्स किया जाता है। तो जो आर्जिमोन ऑयल है ये ऑरेंज होता है और एक्रिड ऑर्डर होता है। तो हम कुछ टेस्ट से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। पहला टेस्ट इज़ नाइट्रिक एसिड टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि ऑयल लेंगे, ऑयल के बीच में नाइट्रिक एसिड लेंगे, और अगर एक ऑरेंज रेड कलर आ जाता है मतलब उसके अंदर आर्जिमोन ऑयल था। देन वी हैव पेपर क्रोमेटोग्राफी टेस्ट। ये मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट है। तो इससे हम बहुत ही कम परसेंटेज में भी आर्जिमोन ऑयल को डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो जो डीलर्स है जो कि नोइंगली इन दो सीड्स को मिक्स करते हैं, दे कैन बी डेल्ट बाय अ स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। तो ये हो गया हमारा एपिडेमिक ड्रॉपसी। उसके बाद आता है फूड फोर्टिफिकेशन। तो फोर्टिफिकेशन क्या होता है, द प्रोसेस वेयर बाय न्यूट्रिएंट्स आर एडेड टू फूड in small quantities to maintain and improve the quality of diet of a group, community or population। तो इसमें काफ़ी चीज़ें फोर्टिफिकेशन होती है, जैसे कि वाटर की फ्लोरिडेशन होती है एज अ प्रिवेंशन ऑफ डेंटल केरीज। फिर सोल्ट की आयोडाइजेशन होती है। फिर विटामिन ए और डी के साथ फूड की फोर्टिफिकेशन होती है। एंड देन सोल्ट में आयोडीन के साथ आयरन की भी फोर्टिफिकेशन होती है। तो हम कैसे कहेंगे कि एक न्यूट्रिएंट और एक व्हीकल इज़ सुटेबल फॉर फोर्टिफिकेशन? तो जिसमें हम फोर्टिफिकेशन करना चाहते हैं वो चीज़ कंसिस्टेंटली रेगुलरली डाइट में कंज्यूम होनी चाहिए सभी पॉपुलेशन के सेक्शंस में। और जो न्यूट्रिएंट हम डाल रहे हैं वो एक इफ़ेक्टिव सप्लीमेंट लाइक प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन उसकी टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए। एंड फोर्टिफिकेशन करने के बाद कोई टेस्ट, स्मेल, अपीयरेंस में चेंज नहीं आना चाहिए। और जो कॉस्ट है
वो ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इंश्योर प्योर एंड होलसम फूड टू द कंज्यूमर्स एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्रॉडुलेंट एंड डिसेप्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो इसको 1964 में दोबारा, फिर 1976 और फिर 1986, 3 बार इसकी अमेंडमेंट हुई थी। तो मिनिमम 6 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट और 1000 रुपीज़ का फ़ाइन हो सकता है इफ़ देयर इज़ अ प्रूवन अडल्टरेशन। और अगर किसी अडल्टरेशन से डेथ या कोई ग्रीवियस हर्ट हो जाता है तो पनिशमेंट में गो अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड अ फाइन not less than 5000 rupees. So this was a Prevention of Food Adulteration Act. तो जो रूल्स बनते हैं वो रिवाइज होते हैं बार बार बाय सेंट्रल कमेटी फॉर फूड स्टैंडर्ड्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी एक्ट के अंडर कॉन्स्टिट्यूट की थी। तो अगर एक कोई हर फूड का एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है, अगर वो नहीं मैच होता तो तब हम कहते हैं कि वो फूड अडल्टरेटेड है। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होती है, लेकिन सेंटर क्या करता है? कोऑर्डिनेशन, मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस ऑफ द प्रोग्राम। तो काफ़ी सारी लेबोरेटरीज़ है, जो 4 रीजनल लेबोरेटरीज़ है वो है कोलकाता, मैसूर, गाज़ियाबाद और पुणे में, जिनकी रिपोर्ट को फाइनल कंसिडर किया जाता है। उसके बाद आता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। इसका ऑब्जेक्टिव था to consolidate the laws relating to food and for laying down science-based standards for articles of food and to regulate their manufacture, storage, distribution, sale and import, ताकि सेफ और होलसम फूड की अवेलेबिलिटी हो पाए। फिर आता है 2008 में आया था FSSAI, विच इज़ फूड स्टैंडर्ड एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये हर एक स्टेट और यूटी गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट किया गया है। तो उसके बाद आते हैं कुछ प्रोग्राम्स विच विल डिस्कस सेपरेटली इन ऑल द प्रोग्राम्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन।